नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। यूपी टीजीटी या इसके अलावा उर्दू का और कोई भी एग्ज़ाम है तो उसके लिए बहुत ही अहम वीडियो होने वाली है और ये वीडियो नंबर 8 है। आज जो है पूरे 400 क्वेश्चन हो जाएंगे। 5000 क्वेश्चन तक मुझको पहुंचना है। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, नहीं अच्छी लगती है तो डिसलाइक कीजिएगा। सवाल नंबर पहला देखिए, आसालुस सनादीद किसकी तसनीफ़ है? आपको पता ही होगा, ये है सर सैयद अहमद ख़ान की। और सर सैयद अहमद ख़ान ने इसमें जो है दिल्ली के इमारतों का बयान किया है, उसके बारे में उसकी तारीख़ लिखी है। और दूसरी चीज़ याद रखना, सर सैयद अहमद ख़ान जो हैं वो 1817 को पैदा हुए और 1898 में इनका इंतकाल हो गया था। और इनकी सवाने हयात पे हाल ही ने एक किताब लिखी थी, उसका नाम है हयात जावेद। इसके बाद में सवाल नंबर 2 देखिए, शायर रोमान किसको कहा जाता है? तो जब जदीद नज़्म की बात होती है तो उसमें शायर रोमान अख्तर शीरानी को कहा जाता है। और शायर जो है इनकलाब और शायर रोमान जो है वो जोश मलिहाबादी को कहा जाता है। इसके बाद में सवाल नंबर 3 है, खानम किस किताब का किरदार है? तो ये किताब नहीं बल्कि यूँ होना चाहिए, ये एक नावल है, उमराव जान अदा, जिसको मुंशी प्रेमचंद ने लिखा था, जिसको मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्बा ने लिखा था और ये 1899 में शाया हुआ था। इसके बाद में क्या है, सवाल नंबर 4 है, रशीद अहमद सिद्दीकी का सने पैदाइश क्या है? तो सने पैदाइश जो है इनकी वो यहाँ पर 1894 दे रखा है, कहीं कहीं पर आपको 1896 भी मिलने वाला है। और 1896 में जोश और फ़राक की भी पैदाइश हुई है। इसके बाद में मीर ने कहाँ वफ़ात पाई? इस तरह से अगर सवाल आता है तो आपका जवाब होना चाहिए कि ये पैदा तो आगरा में हुए लेकिन इनका इंतकाल लखनऊ में हुआ था। सवाल नंबर 6, कसीदे के लिए कौन मशहूर है? तो आपका जवाब होगा सौदा। सौदा ने सबसे ज़्यादा कसीदे लिखे, इनको नक्श अव्वल कहा जाता है कसीदे का, और ये मसाफ़ी ने कहा था। मीर तक़ी मीर की निकातुश्शोरा क्या है? तो ये एक तज़करा है, ये याद रहे। और उर्दू शायरों का ये पहला तज़करा माना जाता है, जिसको 1752 या 54, शायद 52 या 54 में लिखा गया है। और दूसरी चीज़ एक बात इसमें और याद रखना है, ये फ़ारसी में लिखा गया और उर्दू शायरों पे। गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ मार देनी चाहिए, ये कौल किसका है? तो ये अज़मतुल्लाह का ख़ान का कौल है, गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ मार देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 सही होने वाला है। इसके बाद में ख्वाबो ख़याल किसकी मसनबी है? अब ये सवाल देखिए, सवाल नंबर 9 है, ख्वाबो ख़याल किसकी मसनबी है? इस पे मैंने कल बात की है, पूरी वीडियो अपलोड की है ख्वाबो ख़याल के बारे में। ये मीर असर की लिखी हुई मसनबी है और मीर तक़ी मीर की भी मसनबी का नाम ख्वाबो ख़याल है। आगे देखिए, कसीदा तज़हीक रोज़गार के खालिक कौन हैं? तो ये रोज़गार से मुताल्लिक़ जो है कसीदा लिखने वाले शायर का नाम है सौदा। सौदा ने इस कसीदे को लिखा है। और ये भी बात याद रखिएगा कि सौदा जो हैं इन्होंने रोज़गार को इसमें मौजू बनाया हुआ है। सवाल नंबर 11 है कि पंजाब में उर्दू का नज़रिया किसने पेश किया? तो आपको पता ही होगा, पंजाब में उर्दू का नज़रिया जो है पंजाब में उर्दू जो है इसका नज़रिया महमूद शिरानी ने पेश किया था। इसके बाद में खड़ी बोली किस इलाके से ताल्लुक़ रखती है? तो खड़ी बोली जो है मगरिबी जो यूपी है उससे ताल्लुक़ रखती है खड़ी बोली। इसके बाद में सवाल नंबर 11 है कि उर्दू किस लिसानी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है? तो आपका जवाब होना चाहिए हिंद आर्याई ख़ानदान से ये ताल्लुक़ रखती है। और अगर पूछा जाता है हिंद आर्याई में कितनी ज़बानें हैं तो आपका जवाब होगा 5। आगे देखिए, सवाल नंबर 14 है, गुबार ख़ातिर किसके ख़ुतूत का मजमुआ है? तो आपका इसमें जवाब होना चाहिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है। और ये आज़ाद जो हैं 1888 को पैदा हुए हैं और 1958 में इनका इंतकाल हुआ है। और ये 1923 में, या ये भी साथ साथ में सब याद रखिए, 1923 में ही कांग्रेस के पहले सदर बने थे। इसके बाद में सवाल नंबर 15 आप देखिए, सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर किसका मजमून है? तो ये तो आपको पता ही होगा, सर सैयद अहमद ख़ान पे लिखा हुआ मजमून शिबली नौमानी का है।
اس کے بعد میں کون سب سے جدا ہے یعنی ڈفرینٹ ان میں سے کون ہے، تو آل احمد سرور سب سے الگ ہیں کیونکہ یہ بھی نظم گو ہیں، یہ بھی انہوں نے بھی نظمیں لکھی، انہوں نے بھی نظمیں لکھی ہے۔ اس کے بعد میں آگے دیکھیے نذیر اکبر آبادی کی نظم آدمی نامہ کیا ہے، یعنی اس کی حیت کیا ہے، تو یہ جو ہے نذیر اکبر آبادی کی کوئی بھی نظم آئے تو اس میں حیت جو ہے وہ مخمس ہی ہونے والی ہے، 5 مصروں پر ہی انہوں نے اپنی ساری جو ہے نظمیں کہی ہیں۔ تہذیب الاخلاق کس نے جاری کیا، تو یہ آپ کو پتہ ہوگا سر سید احمد خان نے جاری کیا تھا۔ اس کے بعد میں سوال نمبر 19 ہے بوستان خیال کس کی تصنیف ہے، تو یہ بوستان خیال ایک مثنوی ہے جو سراج اورنگ آبادی کی ہے، اور اگر نثری داستان پوچھی جاتی ہے بوستان خیال تو میر متقی کی وہ کتاب ہے، اور جو فارسی میں انہوں نے داستان لکھی ہے۔ اس کے بعد میں اردو برج بھاشا سے پیدا ہوئی، یہ نظریہ کس نے پیش کیا، تو آپ بتائیں گے محمد حسین آزاد نے، اور ان کی کتاب ہے آب حیات۔ آب حیات جو ہے وہ ان کی کتاب ہے آب حیات، اور آب حیات 1880 میں شائع ہوئی، پتہ ہوگا آپ کو۔ اس کے آگے دیکھتے ہیں، سوال نمبر 21 ہے نعت کسے کہتے ہیں، تو رسول خدا کی جب تعریف ہوتی ہے تو اسے نعت کہتے ہیں، خدا کی تعریف ہو تو اسے حمد کہتے ہیں۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 22 ہے مندرجہ ذیل شعر میں کس نقطہ پر زور دیا گیا ہے، اب یہ دیکھیے شعر ہے غالب کی جو دیوان ہے اس کا پہلا ہی شعر ہے، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا۔ یہ شعر مرزا غالب کا ہے، میں بات کر ہی چکا ہوں، اور اس شعر میں جو ہے زندگی کی بے ثباتی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد میں غدر کے بعد انحطاط سے گزرنے والی صنف کون ہے، تو غدر کے بعد میں غزل جو ہے وہ انحطاط سے کیوں گزرنے لگی، کیونکہ نظم کا دور زیادہ شروع ہوگا جس میں بات شاعر اپنی پوری طرح سے رکھ سکتا تھا۔ اس کے بعد میں ہندوستانی کا اولین عوامی شاعر کسے کہا جاتا ہے، آپ کا جواب ہوگا امیر خسرو۔ اگر سوال آتا ہے کہ قنوتیت کا امام کسے کہا جاتا ہے تو آپ کہیں گے میر تقی میر، اور اگر یہاں پہ فانی کا نام ہے جدید شعراء میں تو فانی کو بھی کہا جاتا ہے۔ یاسیت کا امام، قنوتیت کا شاعر۔ ولی کا دیوان کس سن میں دہلی آیا، تو آپ کا جواب ہوگا 1718، کہیں کہیں پہ 1720 بھی دیا گیا ہے۔ آپ آپشن کیسے دیے گئے ہیں اس کو دیکھ کر ہی آپ اپنا جواب دیجئے گا۔ مومن کی غزلوں میں کون سی خصوصیت پائی جاتی ہے، یہ آپ کو الگ سے نوٹ کر لینا ہے، یہ بہت ہی ویری امپورٹنٹ جو ہے یہ کوشچن ہونے والا ہے۔ مومن کی غزلوں میں کون سی خصوصیت پائی جاتی ہے، تو طراق خیال ان کی غزلوں میں پایا جاتا ہے۔ سوال نمبر 28 ہے شبلی نے مثنوی کا پہلا شاعر کسے قرار دیا ہے، تو یہ ہے رودکی کو انہوں نے قرار دیا ہے۔ اس کے بعد میں غالب نے بے رنگ و منست کس کلام کو کہا ہے، تو اپنے اردو کلام کو انہوں نے کہا تھا، یہ بات یاد رکھنا۔ فانی بدائنی کا پورا نام کیا ہے، شوکت صدیقی۔ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کس کو قرار دیا جاتا ہے، اردو کا پہلا صاحب فکر شاعر کس کو قرار دیا جاتا ہے، تو فکر جو ہے فلسفہ پہلے جو ہے اردو شاعری میں غالب کے وہاں دیکھا جاتا ہے۔ امیر اور داغ کے بعد غزل کی روایت کو کس نے آگے بڑھایا، تو یہ بڑھایا ہے حسرت موہانی۔ اس کے بعد میں مسجد قرطبہ کس کی نظم ہے، تو علامہ اقبال کی لکھی ہوئی یہ نظم ہے۔ اس کے بعد میں اگر سوال نمبر 33 دیکھیے، سوال نمبر 33 ہو چکا ہے، 34 دیکھیے، ہے نشاط گر کیجئے اسے تحریر، قصیدہ کس کا ہے، تو یہ قصیدہ جو ہے وہ ذوق کا ہے۔ انیس کا پورا نام کیا ہے، بابر علی انیس ہے۔ قطب مشتری کے خالق کون ہیں، تو یہ ملا وجیہی ہیں۔ سبرس کا پوچھا جاتا ہے، پھر بھی ملا وجیہی کو آپ لگائیں گے۔ اس کے بعد میں بحث و تکرار کا کس کا موضوع ہے، تو بحث و تکرار جو ہے یہ موضوع اپنی مضمون جو ہے وہ سر سید احمد خان کا ہے۔ اس کے بعد میں خطوات احمدیہ کا مصنف کون ہے، تو آپ کا جواب ہوگا سر سید احمد خان ہی ہیں۔
39 नंबर है काफिया किसे कहते हैं, तो रदीफ के पहले आने वाले लफ्ज़ को काफिया कहते हैं। इसके बाद में मीर अमन कहाँ पर के रहने वाले थे, तो आप लगाएंगे दहली। देही ज़िंदगी पर किसने अफसाने लिखे हैं, तो गांव और देहात की ज़िंदगी पर प्रेमचंद ने सबसे पहले अफसाने लिखना शुरू किए। सवाल नंबर 42 है, आखिरी तोहफ़ा किसके अफसानों का मजमुआ है, तो आपका जवाब यही होने वाला है, मुंशी प्रेमचंद। जदीद गज़ल में नरम लहजे का शायर किसको कहा जाता है, तो आप याद रखें फैज़ को भी कहा जाता है, असगर को भी कहा जाता है। इसके बाद में मजनू गोरखपुरी का असल नाम क्या है, तो अहमद सिद्दीक जो है इनका असल नाम है। इसके बाद में सवाल नंबर 45 देखिए, सवाल नंबर 45 है, मकर शायराना किस शायर के कलाम की एक खसूसियत है, तो ये मक्कारियाँ शायरी में नज़र आती हैं, बनावटी दिखावी मोहब्बत जो है वो मोमिन वहाँ। इसके बाद में आब हयात किसकी किताब है, तो आब हयात तो आपको पता है, अभी बताया था, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तरक्की पसंद तहरीक किस सदी में की तहरीक है, तो तरक्की पसंद तहरीक 1936 में आई, इस तरह से वो 20वीं सदी हो जाएगा। इसके बाद में गुंज हाय गरामाया किसकी तसनीफ़ है, तो ये आपका जवाब होने जा रहा है रशीद अहमद सिद्दीकी। और उर्दू का सूफ़ी शायर किसको कहा जाता है, तो ख्वाजा मीर दर्द को कहा जाता है, और जदीद में जो है असगर गोंडवी को कहा जाता है। मीर के कितने दीवान हैं, तो आप कहेंगे 7 इनके दीवान हैं, जिसमें से 6 जो हैं वो उर्दू के हैं और 1 जो है वो फ़ारसी में है। तो इस तरह से ये सवाल थे जो रिवीजन के तौर पे मैंने आपके सामने रख दिए हैं। ये 400 सवाल पूरे हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए। वही बात मैं फिर कहता हूँ, और नहीं पसंद आया है तो डिसलाइक कीजिए। आपका कोई मशवरा है तो कमेंट कीजिए। अगले सवालों का जो प्रैक्टिस सेट है वो कुछ तो ऐसे सवाल लाना चाहूँगा जो मुश्किल सवाल हैं और एग्ज़ाम में आते भी हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।